अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए माना जा रहा है कि जब भी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होगा, इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। और इसके कंस्ट्रक्शन में अभी तक 900 करोड़ रुपीस लग चुके हैं और 3000 करोड़ रुपए बाकी हैं, यानी 3000 करोड़ रुपीस जो हैं वो अभी भी अनयूज्ड है। लेकिन इतना जो अमाउंट है वो इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी नहीं है और इसीलिए इस मंदिर का जो ट्रस्ट है अब वो अप्लाई कर रहा है फॉर गेटिंग फंड्स इन फॉरेन करेंसी। यानी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ रहते हैं, अगर वो चाहें तो इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे सकते हैं बाय गिविंग मनी। और इसीलिए इस मंदिर का जो ट्रस्ट है विच इज़ दी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उन्होंने अप्लाई किया है अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये वो लॉ है जो कि रेगुलेट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को टू द इंडियन एंटिटीज एंड देयर सब्सिडरीज। सो आज के हमारे वीडियो में हम अयोध्या के राम मंदिर और इन कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। राम मंदिर को बनाने के लिए जो ट्रस्ट सेटअप किया गया था, इसने अपने कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट फेज शुरू किया था मार्च 2020 के अंदर, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये जो काम था ये सस्पेंड हो गया था, रुक गया था। और 25 मार्च को राम जी की जो मूर्ति थी उसे टेम्पररीली मूव किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। अगर हम इस मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन है उसे ओवरसी कर रहा है L&T फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट और इसीलिए अब वो इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। इसके अलावा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड दी बॉम्बे, गुवाहाटी एंड मद्रास IITs आर असिस्टिंग इन एरियाज सच एज सॉइल टेस्टिंग, कंक्रीट एंड डिजाइन। और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है इट विल बी अकम्प्लिश विद 600,000 क्यूबिक फीट ऑफ सैंडस्टोन, जो कि राजस्थान के बंसी पहाड़पुर विलेज माउंटेन से आती है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मंदिर है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इतने सालों से हम चाहते हैं कि राम जी का ये जो मंदिर है वो अयोध्या के अंदर ही बने, वहीं पर कंस्ट्रक्ट हो। तो इसका रीज़न है कि ये जो राम मंदिर है जिसे हम अयोध्या राम मंदिर भी कहते हैं, ये एक हिंदू टेम्पल है विच इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम इन अयोध्या। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये माना जाता है कि जो अयोध्या का पूरा एरिया है वो बर्थ प्लेस है लॉर्ड राम की, यानी जो भगवान राम थे उनका जन्म अयोध्या के अंदर हुआ था। और यही रीज़न है कि जो अयोध्या का एरिया है इट हैज़ बीन अ सेक्रेड साइट फॉर हिंदूज फॉर सेंचुरीज। लेकिन 1528 के अंदर मुगल एम्परर बाबर के जो जनरल थे मीर बाकी, उन्होंने अयोध्या के अंदर एक मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया था विच वॉज नोन एज दी बाबरी मस्जिद। इसके बाद 1850 से लेकर 1980s तक काफ़ी सारे टेंशन्स और डिस्प्यूट्स जो हैं वो चलते रहते थे ओवर दैट साइट विद लीगल केसेस एंड डिस्प्यूट्स कंटिन्यूइंग इनटू द मॉडर्न एरा। बट जो मेजर इशू हुआ वो हुआ 1949 के अंदर, क्योंकि 1949 के अंदर राम जी की जो मूर्ति थी वो बाबरी मस्जिद के अंदर मिली, जिसकी वजह से काफ़ी रिलीजियस टेंशन्स और लीगल डिस्प्यूट्स अराइज हुए। इसके बाद 1986 के अंदर बाबरी मस्जिद के जो लॉक्स थे दे वर ओपन बाय अ कोर्ट ऑर्डर, जिसके अंदर अलाउ किया गया था हिंदूज को कि वो इस मॉस्क के अंदर जा सकते हैं और वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन 1989 के अंदर जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल एट दैट साइट। और इसी एक्ट के चलते 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश की गई विच वॉज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसके चलते काफ़ी सारे जो लीगल बैटल्स हैं वो स्टार्ट हो गए ओवर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द साइट। इसके बाद 2010 के अंदर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया जिसके अंदर उन्होंने इस डिस्प्यूटेड लैंड को 3 हिस्सों के अंदर बांटा था अमंग द हिंदूज, मुस्लिम्स एंड द निर्मोही अखाड़ा, जो कि एक हिंदू सेक्ट है। बट दी फाइनल जजमेंट केम इन 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, हिस्टोरिक जजमेंट दिया, जिसके अंदर उनका ये मानना था कि जो एंटायर डिस्प्यूटेड लैंड है उसे हमें किसको दे देना चाहिए, टू अ ट्रस्ट, ताकि वहाँ पर राम मंदिर बन सके। और एक सेपरेट पीस ऑफ लैंड जो है वो एलोकेट किया जाएगा टू दी सुन्नी वक्फ बोर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क। और इसी जजमेंट के बाद 2020 के अंदर इस राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो है एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। अब ये तो डिसाइड हो गया था कि इस साइट के ऊपर जो ये साइट है, सेक्रेड साइट है, वहाँ पर राम मंदिर बनेगा। लेकिन क्योंकि ये मंदिर जो है हम इतना बड़ा बनाना चाह रहे थे तो इसके लिए काफ़ी सारे फंड्स की ज़रूरत थी। और इन फंड्स के लिए एक नेशन वाइड फंड कलेक्शन ड्राइव जो है वो लॉन्च की थी बाय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये जो कैंपेन था ये 14 जनवरी 2021 से लेकर 27 फरवरी 2021 तक चला और इसे नाम दिया गया था निधि संपन्न अभियान। इस कैंपेन के अंदर जो RSS था उसने डिसाइड किया था कि वो रीच आउट करेंगे टू 5 लाख विलेजेस एंड 10 करोड़ फैमिलीज फॉर कलेक्शन ऑफ फंड्स फॉर राम टेम्पल इन अयोध्या।
इसके अलावा जो ट्रस्ट था उनकी प्लानिंग ये थी कि वो इन्वॉल्व करेंगे 55 करोड़ फैमिली मेम्बर्स और 12 करोड़ हिंदू फैमिलीज फ्रॉम मोर देन 5 लाख विलेजेस इन द इनिशिएटिव। क्योंकि इस ग्रैंड टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट थी इट वाज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1100 करोड़, जिसमें से 300 to 400 करोड़ रुपीस लग चुके हैं और अभी भी जो ट्रस्ट है उनके पास 3000 करोड़ जो हैं वो बचे हुए हैं विच इज़ अनयूज्ड। लेकिन इतना जो अमाउंट है वो अब इस मंदिर के बनने के लिए काफ़ी नहीं है, ऐसा कहना है ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का, और इसीलिए उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये वो लॉ है जो कि रेगुलेट करता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को टू इंडियन एंटिटीज एंड देयर सब्सिडरीज। और राय का मानना है कि जो प्रायर एनालिसिस की गई थी इन रिस्पेक्ट टू दी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन वो गलत थी, क्योंकि किसी को भी स्टोन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था, ना तो L&T को और ना ही ट्रस्ट को, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्टोन कार्विंग जो है वो नहीं की है। इसीलिए ये जो सारी एनालिसिस थी इट वेंट रॉन्ग। और इसीलिए अब राय का कहना है कि जो मंदिर का पहला फेज है इट विल इंक्लूड द कंप्लीशन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द टेम्पल एंड प्राण प्रतिष्ठा बाय जनवरी 2024, और जो सेकेंड फेज है वो 2024 के एंड में, और जो थर्ड फेज है इट विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2025। सो ये तो बात हो गई मंदिर की। अब हम बात कर लेते हैं FCRA के रेगुलेशंस की, यानी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर फॉरेन से पैसा लेने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, कैसे जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन जो है वो इसके अंदर पैसे दे सकता है। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है एलिजिबिलिटी, यानी फॉरेन से पैसा लेने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। कोई इंडिविजुअल इंसान है ना पैसे ऐसे नहीं ले सकता। इसके लिए ज़रूरी है या तो आप कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो यानी NGOs हो, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो। तो इस केस के अंदर जो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट है वो एलिजिबल है फॉर टेकिंग दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन। तो इन फंड्स को लेने के लिए, इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेने के लिए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर दी FCRA, और इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा थ्रू दी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लास्ट 3 years, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ ऑल द की मेंबर्स, उनके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो सब लगेंगे, और एक कमिटमेंट लेटर फ्रॉम द फॉरेन डोनर जिसके अंदर स्पेसिफाई किया जाएगा कि किस पर्पस के लिए कितना अमाउंट और कितना ड्यूरेशन का कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो इस तरीके से ये जो FCRA का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसे आप सबमिट करोगे। इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी डिटेल्स आप दे रहे हो, इट शुड बी एक्यूरेट एंड अप टू डेट। इसके बाद जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसे अपलोड किया जाएगा विद ऑल दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फिर क्या होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्क्रूटिनाइज करेगी, चेक करेगी, एंड दे में इवन आस्क फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग दी वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्री रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन भी कंडक्ट करा सकती है, ताकि जो भी डिटेल्स एप्लीकेशन के अंदर दी गई हैं उन्हें वेरीफाई किया जा सके। और एक बार जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा अंडर द FCRA। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर स्पेसिफाइड होगा द वैलिडिटी पीरियड ऑफ योर FCRA रजिस्ट्रेशन। और जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ले रहे हैं देन मेक श्योर कि जिस पर्पस के लिए ये कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए जा रहे हैं, जो पैसा है वो उसी पर्पस के लिए यूज़ हो, क्योंकि टाइम टू टाइम एनुअल रिपोर्टिंग होती है। आपको एक एनुअल रिपोर्ट देनी होती है जिसके अंदर आप डिटेल में बताएंगे जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने लिए हैं उन्हें कैसे यूटिलाइज किया गया है, और ये जो रिपोर्ट है इट इज़ सबमिटेड बाय 31 December ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो FCRA के जो भी रेगुलेशंस होते हैं उन्हें कंप्लाई करना होता है, इंक्लूडिंग दी रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और इंश्योर करना होता है कि जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं दे आर यूज्ड फॉर दी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। FCRA का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जनरली 5 years के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे भी कॉन्ट्रीब्यूशंस लेना चाहती है तो इसके लिए आपको टाइम ख़त्म होने से पहले ही रिन्यूअल कराना पड़ेगा इस रजिस्ट्रेशन का। और अगर ये जो भी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं
आप उनसे कंप्लाई नहीं करते हो, उन्हें फॉलो नहीं करते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी इम्पोज की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग दी कैंसिलेशन ऑफ योर FCRA रजिस्ट्रेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि FCRA रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, हम बाहर से जो है, फॉरेन से जो है फंड्स तो ले सकते हैं, लेकिन ये फंडिंग करता कौन है और कौन कौन कर सकता है? तो इसे कोई भी कर सकता है। इसे इंडिविजुअल कर सकता है, फॉरेन कंपनीज कर सकती हैं, या फिर जो फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इसके अंदर फंडिंग कर सकती हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये इंक्लूड करेगा यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द राम मंदिर, और कैसे अब वहाँ का जो ट्रस्ट है उसने इसका सॉल्यूशन निकाला है थ्रू FCRA। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.